नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट सन 1919 में आया था। अब सवाल ये है कि रोलेट एक्ट ये है क्या चीज। सबसे बड़ी बात तो है कि हम ये समझ नहीं पाते कि ये है क्या चीज। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इसके नाम को देखते हैं, रोलेट एक्ट। तो इसको अगर दोनों अलग अलग देंगे तो एक्ट, एक्ट का मतलब हो गया कानून। एक्ट का मतलब कानून। और ये जो रोलेट है, रोलेट, ये किसी अंग्रेज अधिकारी का नाम है। किसका नाम है? अंग्रेज अधिकारी का नाम। तो अब हमारे पास ये जो बात स्पष्ट हो चुकी है कि रोलेट किसी व्यक्ति का नाम है जो एक अंग्रेज अधिकारी था, और एक्ट यानी कानून। अब हम देखते हैं कि ये पूरी जो प्रक्रिया है कि रोलेट एक्ट अधिनियम ये है क्या चीज। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं क्या है। अब इस प्रश्न का जवाब हम इसमें देखेंगे, ये रोलेट एक्ट है क्या। कि न्यायाधीश न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट, एक व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम सिडनी रोलेट। ध्यान देने की बात यह है कि एक अंग्रेज अधिकारी जो न्यायाधीश था यानी जज था, और उसका नाम था, एक अधिकारी का नाम था सर सिडनी रोलेट। ये केवल एक व्यक्ति का नाम है, सिडनी रोलेट। वो खुद एक न्यायाधीश था यानी कि जज था। तो उसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। अंग्रेजी जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी गवर्नमेंट के सामने कुछ समस्या आई शासन करने के दौरान। तो उन्होंने अपने जो एक न्यायाधीश थे सर सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। और हम देखेंगे कि वो क्यों गठित किया गया, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक आयोग गठित किया गया जिसकी अध्यक्षता सर सिडनी रोलेट ने की। और उस आयोग ने कानून बनाने के लिए कि उनके सामने जो भी समस्या थी, तो उसको निपटने के लिए, कुछ कानून बनाने के लिए जो सिफारिशें की उस आयोग ने, उन सिफारिशों को ही रोलेट एक्ट कहा गया है। साथियों, हमने ये समझा है कि एक व्यक्ति का नाम है सिडनी रोलेट, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, वो खुद न्यायाधीश था। तो एक आयोग का गठन किया गया अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा, और सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में उस आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो कानून बन करके आया, उसी को हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये रोलेट एक्ट वही है कि सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, और उस आयोग ने जो रिपोर्ट दी और उसके आधार पर जो कानून बनकर के आया, उसी को हम रोलेट एक्ट कहते हैं। और यह वर्ष 1919 में, ध्यान देने की बात है, वर्ष 1919 में ये कानून आया। तो वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट आया। और ये क्या है हम समझ चुके हैं। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये एक आयोग था और उसने सिफारिशें की। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये कानून, जो ये आयोग है, उसको गठित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत में हो रही क्रांतिकारी घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए, अब जब अंग्रेजी गवर्नमेंट शासन कर रही थी, तो हर एक प्रकार से जो है अत्याचार के कारण जनता त्रस्त थी, किसान ऋणग्रस्त थे। तो धीरे धीरे क्रांतिकारी जो हलचल है या घटना है वो बढ़ने लगी थी। तो वहां से, ब्रिटेन से, जब ये सोचा गया कि ऐसे क्या कारण है कि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही, क्यों ना इनका अध्ययन किया जाए। तो ये एक आयोग गठित किया गया और उसको जिम्मेदारी दी गई कि ये क्रांतिकारी जो घटना है ये क्यों हो रही है, इनके कारणों का पता लगाओ। तो इसके लिए इसको गठित किया गया। और दूसरा कारण है कि इन क्रांतिकारी घटनाओं से निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होगी। इस आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई कि ऐसे कौन से कानून बनाए जाए कि उन कानूनों के द्वारा जो है इन घटनाओं पर रोक लग जाए, या जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं, क्रांतिकारियों का दमन आसानी से किया जा सके। तो साथियों, बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार की जो है इस आयोग ने सिफारिशें दी और उसका परिणाम क्या हुआ। जब रोलेट एक्ट बन चुका था, तो उसने जो, उस आयोग ने है क्या सिफारिशें दी। अब हम देखते हैं कि उस आयोग ने ऐसी सिफारिशें, ऐसी रिपोर्ट दी कि एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाए। विशेष न्यायालय, एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाए जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सके। कि ब्रिटिश सरकार को ऐसा सुझाव दिया कि एक ऐसा जो न्यायालय है वो बना दिया जाए कि जो डिसीजन वो दे दे,
भारतीयों के लिए वो सर्वमान्य हो, उसके विरुद्ध कहीं कोई अपील या सुनवाई नहीं की जा सके। अगला, इस न्यायालय में उच्च न्यायालय के 3 जज थे, कि 3 जज उच्च न्यायालय के उसके अंदर जो सदस्य थे। और प्रांतीय सरकारों को, ध्यान देने की बात यह है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि संदेह के आधार पर, संदेह यानी अगर गवर्नमेंट को शक हो किसी व्यक्ति पर, तो उस संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति से तलाशी ली जा सकती है, केवल संदेह के आधार पर तलाशी ली जा सकती है और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। रोलेट कमीशन, जो रोलेट आयोग था, उसने ऐसा जो सुझाव दिया गवर्नमेंट को कि एक ऐसे न्यायालय की स्थापना करो जिसके विरुद्ध कोई कहीं पे भी सुनवाई के लिए नहीं जा सके, जो उसने डिसीजन दे दिया वो सर्वमान्य हो, और उस न्यायालय को या उसके द्वारा जो प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिए गए कि ये शक के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति से तलाशी ले सकते हैं और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस न्यायालय के विरुद्ध कहीं पर कोई अपील, किसी प्रकार की कोई दलील या फिर कोई भी वकील नहीं कर सकता। एक ऐसा न्यायालय हो जिसके खिलाफ कोई न तो अपील की जा सकती और उसका जो है डिसीजन सर्वमान्य हो। तो जब भारतीयों को इस एक्ट का पता चला तो उन्होंने जो है अत्याचार समझा इसको, कि जब गवर्नमेंट तो जैसे साधारण क्रांतिकारी है या कुछ भी ज्ञापन या विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उनको भी जो है पकड़ करके तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। तो जो अपने स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसका हनन समझा और सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया, और इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसे काला कानून कहा। साथियों, जब हमारे पास यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि काला कानून की संज्ञा किसे दी गई है, तो इस रोलेट एक्ट को दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि उस एक्ट के अनुसार ये प्रावधान था कि बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर दो, शक के आधार पर जो है उसकी तलाशी ले सकते या गिरफ्तार किया जा सके। तो इस कारण जो है इसको काला कानून कहा। काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि ये भारतीय की स्वतंत्रता का जो हनन करता और जो किसी भी प्रकार की गतिविधियां है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता। और ब्रिटिश सरकार का ये उद्देश्य था, इसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य कि सभी प्रकार की क्रांतिकारी घटनाओं का जो है पूरी तरह से दमन किया जा सकता है। अब इसका जो विरोध किया, विरोध के दौरान क्या हुआ, किस तरह से विरोध किया, अब हम इसके अगली कड़ी में पढ़ रहे हैं। रोलेट एक्ट जब उसका जनमानस को जब पता चला तो पूरा भारत या सभी भारतीय आक्रोश से भरे हुए थे और उन सबका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, इस कानून के खिलाफ जो है विरोध दर्ज करने के लिए महात्मा गांधी ने इस काले कानून के विरोध में, काला कानून किसे कहते हैं? रोलेट एक्ट को कहते। क्यों कहते हैं आप समझ चुके हो, आप जानते हो कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है गवर्नमेंट। एक ऐसा जो है विशेष न्यायालय बनाया और ऐसे जो अधिकार है वहां की गवर्नमेंट को दे दिए गए, तो इसलिए उसको काला कानून कहते हैं। तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम पर, ध्यान देने की बात है कि साबरमती आश्रम, आपको यदि ये पता हो कि साबरमती आश्रम कहां पर स्थित है तो साथियों कमेंट में इसका जवाब जरूर दे। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम पर सत्याग्रह सभा बुलाई, सत्याग्रह सभा बुलाई साबरमती आश्रम में, और होम रूल आंदोलन के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। कि महात्मा गांधी ने जो उस टाइम चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों में जो है निर्णायक जीत दर्ज करके, जो सत्य और अहिंसा की कसौटी पर अपने जो प्रयास को खरा उतार करके जो आए थे, तो उनका जनमानस में जो है अच्छी पैठ बन चुकी थी। तो उन्होंने एक सभा बुलाई जिसे सत्याग्रह सभा का नाम दिया, और होम रूल आंदोलन, जो उस समय भारतवर्ष में जो एक आंदोलन चल रहा था जो बहुत ही लोकप्रिय था, तो उसके जो सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया और उन सदस्यों ने इसमें भाग लिया। सत्याग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत कि उस मीटिंग के दौरान महात्मा गांधी ने और उन सदस्यों ने आपस में डिस्कस किया कि इस कानून का जो है विरोध कैसे किया जाए। अब ध्यान दो साथियों कि सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब है कि सत्य के अनुसार आग्रह, कि एक ऐसी रणनीति कि सत्य और अहिंसा का रास्ता चुन करके, नियमों के दायरे में रह करके ही और सत्य और अहिंसा के बल पे जो है सरकार से अपनी बात मनवा पाए, तो उस तरीके को जो हम सत्याग्रह करते हैं। तो उस सभा में जो डिस्कस कर रहे थे, तो
उसमें क्या क्या कदम होने चाहिए अपने। एक तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, जो भारतीय ऐसे जो भी काम करते हैं जिनसे जो सरकार का काम है बाधित हो, तो उन कार्य से जो है हड़ताल की जाए, उपवास रखा जाए कि जगह जगह जो है सभा करके और उपवास रखा जाए कि ये भगवान इस सरकार को जो है सद्बुद्धि दे, और प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाए कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और ये जो काला कानून है इसे वापस ले, इसका फैसला किया गया। कुछ कानूनों की अवज्ञा करके, जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा, सविनय यानी कि विनय के साथ, कि नम्रता के साथ जिसकी अवज्ञा की जाए उसे हम सविनय अवज्ञा कहते। तो कुछ कानूनों की अवज्ञा करके सार्वजनिक गिरफ्तारी देने का भी फैसला किया। अब यहां सार्वजनिक गिरफ्तारी से मतलब है कि जैसे किसी भी साहित्य को, क्रांतिकारी जो साहित्य है या अखबार है, गवर्नमेंट ने जिस पर बैन लगाया हुआ है या उन पुस्तकों पे जो बैन लगाया हुआ है, या भारत की जो आजादी है, जो ऐसी देशभक्ति भावनाएं जो है अब बढ़ाती हो, ऐसे साहित्य पे यदि बैन लगाया हुआ है और उसको अगर बांटे या ऐसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करे तो गवर्नमेंट गिरफ्तार करेगी, संदेह के आधार पर गिरफ्तार करेगी रोलेट एक्ट के अनुसार। तो सार्वजनिक गिरफ्तारी यानी कि सत्याग्रह सभा में ये डिस्कस हुआ है कि एक व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं करेगा, बहुत सारे उल्लंघन करेगी। जैसे एक जेल है, कितनों को अंदर कर देगी गवर्नमेंट, अंग्रेज तो मुट्ठी पर है, पूरी पॉपुलेशन हमारे भारतीयों की है। तो सार्वजनिक गिरफ्तारी यानी कि कितनों को जेल में बंद कर देगी, हम स्वेच्छा से जो है जेल में जाएंगे। तो ऐसा जो है प्लान बनाया है, ऐसा डिस्कस किया कि सार्वजनिक गिरफ्तारी देने का फैसला किया, ताकि अंत में गवर्नमेंट भी हाथ जोड़ ले कि अब जो है इनसे कुछ वार्तालाप ही किया जाना चाहिए। अब साथियों देखो, ये तो है सत्याग्रह की प्लानिंग, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि योजना की, सत्याग्रह की योजना कैसे बनाई उन्होंने। अब हम देखते हैं कि सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ है। साथियों वीडियो पूरा देखना न भूले ताकि आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हम आगे देखेंगे कि सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ। जब सत्याग्रह सभा साबरमती आश्रम में हुई तो उन्होंने जो प्लानिंग करी, तो उस प्लानिंग के बाद में सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ साथियों, ध्यान देना कि सत्याग्रह हेतु 6 अप्रैल 1919 की तिथि निर्धारित की गई कि जो सत्याग्रह सभा थी उसमें होम रूल आंदोलन के जो सदस्य थे उन्होंने भी भाग लिया था, और उन सबने सर्वसम्मति से एक डेट फिक्स करी थी कि 6 अप्रैल 1919 को जो है सारे कार्यक्रम करेंगे। लेकिन सूचना के अभाव में, सूचना के अभाव में 6 अप्रैल से पहले ही अंग्रेज विरोध प्रदर्शन करने शुरू हो गए। इसको हमें समझने की जरूरत है कि सूचना के अभाव में 6 अप्रैल से पहले ही अंग्रेज विरोध प्रदर्शन की जो जनता थी, भारतीय जनता के द्वारा जो अंग्रेजी जो विरोध प्रदर्शन थे, अंग्रेजी विरोध प्रदर्शन जो है उनके द्वारा शुरू कर दिए गए। अब आगे देखो कि दिल्ली, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, हमारे गुजरात में पड़ता है, आदि जगहों पर हिंसात्मक प्रतिरोध हुआ। देखो जब हमने पहले देखा कि प्लानिंग करी गई, तब तो सत्य और अहिंसा के आधार सत्याग्रह का जो है वो रूटीन बना, लेकिन हिंसात्मक प्रतिरोध शुरू हो गया। अमृतसर और पंजाब में तो आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया कि पंजाब के अंदर जो है हिंसात्मक गतिविधियां ज्यादा होने लग गई। और जब ऐसी स्थिति में गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया तो उन्हें मुंबई भेज दिया गया। साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि जो सत्याग्रह की प्रेरणा है, जो आंदोलन की प्रेरणा है, वो महात्मा गांधी की थी। तो जब उनको पता चला कि जो पंजाब में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से जो बाहर हो रही है, तो उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया और जाने का प्रयत्न किया कि पंजाब में जाकर मैं स्थिति देखूं और वहां के लोगों को जो है अहिंसा के रास्ते पे ले जा करके ताकि समझाया जाए। तो वहां जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी उनको वहां नहीं जाने दिया गया और उनको वापस कहां भेज दिया गया, मुंबई, मुंबई भेज दिया गया। साथियों ध्यान देने की बात यह है, शुरुआत से हम कहानी में वापस आते हैं कि वर्ष 1919 जब रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठन हुआ और उस आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर जो कानून बने उनको हम रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है क्रांति का दमन करना था। और जब ये कानून बना तो सत्याग्रह सभा महात्मा गांधी द्वारा गठित की गई और साबरमती आश्रम में इनकी मीटिंग की गई। 6 अप्रैल का जो दिन डिसाइड किया गया उससे पहले जगह जगह पर जो अंग्रेजों के विरोध में जो है प्रदर्शन शुरू हो गए।
जब पंजाब में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो गांधी जी ने वहां जाने का जो है निश्चय किया, लेकिन उनको वहां जाने नहीं दिया गया और उनको वापस मुंबई भेज दिया गया। ध्यान देने की बात है कि अब आगे क्या, कि सत्याग्रह का रिजल्ट थोड़ी निकला अभी, आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ कि 13 अप्रैल, मैंने यह लिखा है कि 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को एक भयंकर घटना हुई जिसने हमारे भारतीय इतिहास में एक धब्बा लगा दिया है कि वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। हम यहां लिखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में जो है अंग्रेजों के शासन का जो एक और धब्बा यहाँ पे लगा कि जो निर्दोष भीड़ थी उस पर जो है किस तरह गोलियां बरसाई, कैसे हत्याकांड हुआ। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम पूरा विवरण देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको ये समझना चाहिए कि जो रॉलेट एक्ट है उसका विरोध हो रहा था, तो उस विरोध की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये हो गया। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पे ये इतना लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। थैंक यू। जय श्री श्याम।